जय हिंद दोस्तों ऑडियो गुरुजी की टीम ने कुछ कमेंट्स हैं जिन्हें कि अलग से नोट आउट कर मुझे बताया है कि ये कमेंट्स आए हुए हैं जिनके कि मैंने आप लोगों को जवाब देने हैं। आपके द्वारा भेजे गए ही सारे कमेंट्स हैं जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बन सकती है। उन कमेंट्स का जवाब जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि आपके द्वारा पूछा गया कमेंट इस लिस्ट के अंदर ना हो, क्योंकि लिमिटेड कमेंट्स को ही सिर्फ सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद में अगली वीडियो एक और बनेगी जो उसके अंदर आपके वाले कमेंट जो भी रह गए होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सारे कमेंट्स एक ही वीडियो के अंदर नहीं डाल सकते। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, इस वजह से लिमिटेड कमेंट्स का जो जवाब है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ। बाकी के जो कमेंट रह जाएंगे और जो आप लोगों के नए क्वेश्चन होंगे उनके ऊपर एक अलग से वीडियो और बनाकर उन कमेंट्स का हम आंसर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो कमेंट है वो है सोनी मुकेती STRKM 5500 7.2 का ट्रू रिव्यू कीजिए। भैया ये जो सिस्टम है ना, मेरे पास में अभी दो सिस्टम ये मेरे पास पड़े हुए हैं, बट आपको फैक्ट अगर बताऊँ ना, इन सिस्टम का रिव्यू करने का ना मेरा दिल ही नहीं करता है। क्योंकि देखो, जो चीज़ आपको खुद को नहीं अच्छी लगती होगी ना, वो चीज़ आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते हो। अब मेरे पास में ये सिस्टम पड़े हुए हैं, मैंने इंस्टा पे डाल दिए थे। मैं कहा भैया किसी ने लेने हैं तो ले लो, बट मैं रिव्यू नहीं करना चाहता इन चीज़ों का। उसका दो कारण है उस रिव्यू के। एक तो मैं अगर उनका रिव्यू करता हूँ ना, मेरे को खुद को मज़ा नहीं आएगा। देखो साफ सी बात पहली बताऊँ तो। सेकंड क्या है कि हमारे से ना बहुत सारे डीलर्स हैं जो कि सिस्टम्स लेके जाते हैं। उनमें से कुछ ने यूट्यूब चैनल भी बनाए हुए हैं, और उनमें से एक डीलर जो है वो सबसे ज़्यादा सोनी के ही जो मुकेती सेट आता है वही मुझसे लेके जाता है, और बहुत अच्छे रेट पर बेचता है, बहुत महंगे महंगे कर बेचता है वो। तो अगर मैं अपने रिव्यूज़ में उन सेट के बारे में ट्रू रिव्यू जिसको आप कह रहे हो कर देता हूँ ना, तो भाई वो उसके लिए मुसीबत हो जाएगी। उसका जो अच्छे रेट पे माल बिक रहा है ना, वो बिकना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से भी मैं इनका रिव्यू नहीं करता हूँ। बट चलो कोशिश करेंगे, किसी दिन मूड बनाएंगे कि इनका भी रिव्यू करें, क्योंकि चीज़ तो पड़ी हुई है मेरे पास में। अगला कमेंट है यू आर अमेजिंग मैन, पता नहीं तुम्हारी इनकम होती भी है या नहीं। और यूट्यूब में बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले बड़े बड़े चैनल्स हैं जो भी ऐसे प्रीमियम और कॉस्टली साउंड सिस्टम्स का रिव्यू नहीं करते हैं। पता नहीं तुम कैसे कर लेते हो, सारा खर्चा तो इन साउंड के लेने में ही चला जाता होगा। तो सॉरी यार। हाँ तो यार भैया, सही सच्ची बात यही है कि यूट्यूब से मैं कोई कमाई वमाई नहीं होती मेरी, बहुत ही माइनर से है। जैसे मान लो कि 3-4 महीने में 8-9 हज़ार रुपये कभी आ जाते हैं मेरे अकाउंट के अंदर, तो वही सिर्फ आते हैं। बाकी जो रिव्यू करने का है, तो देखो हम खुद भी सेलर हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट हमारे पास होते ही हैं, तो हम उनका रिव्यू भी कर देते हैं। और जो ये फैमिली है ना ऑडियो गुरुजी, ये बड़ी लाजवाब फैमिली है। इसके जो सदस्य हैं ना वो बड़े अल्टीमेट हैं। वो दुनिया में बहुत कम जो किस्म के लोग पाए जाते हैं ना, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें होती है ना, वो जैसे मेरे से किसी ने कोई चीज़ मांगी कि मैं अमित भाई मेरे को ये चीज़ खरीदनी है, कितने में दिलवा दोगे। मैंने बता दिया भैया कि ये रेट आपको दे दूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे परमिशन लेके कि सर आप जो चीज़ मंगवाई है मैं उसका रिव्यू कर दूँ क्या यूट्यूब पे। और मोस्टली जितने भी हमारे पास में हमारे फैमिली मेम्बर हैं, मैं यहाँ पर सब्सक्राइबर्स या फिर कस्टमर्स का वर्ड का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एक फैमिली है ये जो है ऑडियो गुरुजी। तो वहाँ पर वो कहते हैं हाँ भैया बिल्कुल करो इनका रिव्यू, तो हम ऐसी कंडीशन में उस प्रोडक्ट का भी रिव्यू कर देते हैं। और साथ में एक मेरे को खुद को बड़ा शौक है इन चीज़ों का, तभी ये वाला काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने लिए भी बहुत सी चीज़ें खरीदता रहता हूँ, जिसके ऊपर मैं रिव्यू वीडियोज़ आप लोगों को बना कर देता रहता हूँ साथ साथ में। तो ये सब चीज़ें मिलकर एक मुझे इस काबिल बना देती हैं कि मैं इन ऐसे प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी आपके लिए ले आता हूँ। तो चलो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला जो कमेंट है वो है सोनी 5.1 AV रिसीवर को पीछे एक्टिव स्पीकर्स लगा सकते हैं क्या। तो देखो, चाहे आपका AVR सोनी का है चाहे किसी भी ब्रांड का है, अगर उसके अंदर आपके चैनल्स के लिए प्री आउट दिया गया है तो आप उस पर एक्टिव स्पीकर्स लगा सकते हो। अगर वहाँ पर आपको प्री आउट का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप उस पर एक्टिव स्पीकर्स नहीं लगा सकते हो। एंड अगला कमेंट है गुरुजी SNR पे वीडियो बना दीजिए। तो देखो SNR के ऊपर वैसे तो एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, जिसके अंदर की इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स होंगे वो भी ऐड कर दूंगा। बाकी SNR जो है देखो, सिग्नल टू नॉइस रेशो बोला जाता है। नॉर्मली आप अगर कोई भी सिस्टम लेने जा रहे हो ना, तो SNR की जो आपको रेंज दी गई है
वो जितनी मैक्सिमम दी गई है ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अगला जो कमेंट है यार वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, मेरे दिल को छू गया है ये कमेंट, और आप लोगों को भी इस कमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गाइज सपोर्ट दिस गाय, आई थिंक दिस इज़ द ओनली सच इंडियन चैनल फॉर ऑडियो पिल एग्जिस्ट। तो भैया पहले तो बड़े वाला धन्यवाद है आपका कि आपने इतना सोचा मेरे बारे में, और अगर आपको भी ये लगता है ना तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को शेयर करा करें, लाइक किया करें, बिना स्किप किए देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है मुझे इस चीज़ से, क्योंकि यूट्यूब उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से प्रमोट करना शुरू कर देता है जिसमें कि वॉच टाइम अच्छा मिल रहा हो। तो आप लोगों से यही चीज़ें मैं मांगता हूँ सिर्फ कि आप ये मेरी मदद करा करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया करें, पूरा देखा करें बिना स्किप किए, और शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही हेल्प आप लोगों की चाहिए होती है। और भैया कमेंट करने के लिए आपका फिर से एक बार थैंक यू। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। सर अगर किसी के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है और ज़ीरो से एक सेटअप तैयार करना चाहता है और एक साथ पूरा सेटअप परचेज नहीं कर सकता, तो एक एक करके कौन कौन से इक्विपमेंट किस सीक्वेंस में परचेज करें जिससे एक अच्छा सेटअप बना पाएं जो अच्छा भी हो और लेटेस्ट ऑप्शन भी सारे मिले। तो यार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भाई ये आपने पूछा है। देखो बिल्कुल फैक्ट है ये चीज़ का कि देखो सभी का बजट अलग अलग होता है, हर बंदा एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकता है। तो मैं ये बात बहुत बार लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपका बजट कम है तो आप एक बेकार चीज़ लेने से अच्छा या तो थोड़ा सा रुक जाओ, अपना बजट बढ़ाओ और उसे लो, या फिर आप पूरा सिस्टम एक ही बार में मत लो। और अगर आप एक होम थिएटर का सेटअप कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले एक एवीआर परचेज करो और उसके साथ में 2 स्पीकर्स लो, वो चाहे आप फ्लो स्टैंडिंग स्पीकर्स लो या बुक शेल्फ स्पीकर्स लो, वो आपके ऊपर है, आपकी नीड क्या है और आपका बजट क्या है उस हिसाब से लो, जिससे कि आपका एक 2.0 का जो सिस्टम है यानी कि जो स्टीरियो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपके पास में पैसा इकट्ठा होता है तो आप उसमें एक सबवूफर ऐड करो जिससे कि आपका 2.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद में आप उसमें एक सेंटर चैनल को इंक्लूड करो जिससे कि आपका होम थिएटर का फ्रंट स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर से आपके पास में पैसे आते हैं तो आप उसमें 2 सराउंड स्पीकर्स को ऐड करो जिससे कि आपका एक 5.1 चैनल का सेटअप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आप एटमॉस का सेटअप लगा रहे हो तो आप एटमॉस के लिए स्पीकर्स को ऐड कर लो उसके अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है ऑडियो गुरुजी, बॉस कंपनी को आइकॉन का मुकाम हासिल है। इस कंपनी के पास ऑडियो टेक्नोलॉजी के 1 दर्जन पेटेंट हैं और रिफ्लेक्शन ऑडियो टेक्नोलॉजी में 25 साल से नंबर 1 है। अमर बॉस MIT कॉलेज से टॉपर स्टूडेंट हैं। बॉस का PA सिस्टम देखना, बॉस कॉस्टली है तो क्वालिटी साउंड भी देता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ कहूँगा कि आप अगर इस चीज़ को लेके बॉस को पसंद करते हो कि जो इसके ऑनर हैं वो इंडियन है, अगर मैं अपनी बात करूँ ना सिर्फ इस पॉइंट को लेके कि वो इंडियन है, तो भाई मैं तो कहूँगा कि ऐसे इंडियन पे ना लानत है कि जिसके पास में एक अच्छी नॉलेज है, एक बढ़िया चीज़ वो बनाकर दे रहा है और वो इंडियन है मगर वो बाहर के देशों में जाकर काम कर रहा है, अपने इंडिया के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अगर ये बंदा इंडिया में रहते हुए अपना ब्रांड बनाता तो शायद आज की डेट में ना इंडिया भी काफ़ी हद तक ऑडियो सेक्शन के अंदर में नाम कमा चुका होता अपना, बट ऐसा इसने नहीं किया। तो भैया मैं तो कहूँगा लानत है 1 नंबर की। दूसरी बात ये है कि आपने जैसा कि कहा कि एक मुकाम हासिल है, जो भी है बॉस से ऊपर बहुत कुछ है। अगर आप नेट के ऊपर सर्च करते हो 100 टॉप ब्रांड्स को तो जो बॉस है वो 99th नंबर पर आता है, यानी कि 98 ब्रांड ऐसे हैं जो कि बॉस से ज़्यादा ऊपर हैं, जो कि बॉस से अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि बॉस के जो सिस्टम्स हैं वो बेकार होते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है लोग लेते हैं, इंडिया में तो वैसे भी लोग लेते हैं। और अगर यहाँ पर ऑडियो पिल ग्रेड की बात करते हो ना तो कोई भी ऑडियो पिल बंदा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि बॉस के सिस्टम्स को यूज़ करता हो। सो आपको भी चाहिए कि बॉस से थोड़ा सा निकल कर आप चाहे कुछ भी लो, आप जो मर्जी मानो, बट सिर्फ एज अ नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि और ब्रांड्स जो हैं उनके बारे में भी पढ़ो। तो अगला कमेंट है, पोल्क वालों ने कितनी कीमत दी है आपको ये बेचने के लिए? आज के बाद कोई वीडियो नहीं देखूंगा आपके और हर वीडियो को डिसलाइक करूंगा। भैया वीडियो को देखना
ना देखना, लाइक करना, डिसलाइक करना, ये आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है। और कितने पैसे लिए थे पॉक वालों से, तो ये मेरे को तो पहले तो कमेंट की नहीं समझ लगी कि भाई क्या कमेंट किया है बंदे ने, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ा पहले तो ये। तो यहाँ पर पेड प्रमोशन की आई थिंक बात भाई मेरा जो है वो कर रहा है। मैंने जो पिछली लाइव की थी उसके अंदर भी मैंने पेड प्रमोशन के बारे में आप लोगों को बताया था, बट लाइव सभी लोग अटेंड नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी बताना चाहूँगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ब्रांड कॉन्टेंट के अंदर जाते हो ना, मतलब कि एक यूट्यूब ने हमें फीचर दिया हुआ है जिसमें कि ब्रांड्स जो होते हैं वो हमसे कोलैबोरेट करने के लिए उस पर बात करते हैं, तो वहाँ पर एक अमाउंट डालकर रखना होता है कि हम प्रमोशन करने के कितने पैसे लेंगे। आप चेक कीजिएगा एक बार जाकर, तो वहाँ पर जो लॉन्ग वीडियो का रेट है वो हमने डाला हुआ है 11 रुपये, और जो शॉर्ट वीडियो का रेट है वो भी हमने डाला हुआ है 11 रुपये। तो जब कोई भी ब्रांड हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उनसे बात करने के बाद उनको अपनी कंडीशंस जो है वो बताते हैं, और जो हमारी कंडीशन होती है ना वो सिर्फ इतनी होती है, जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को हम हफ्ते से लेकर 10 दिन तक पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वीडियो बनेगी, और जो हमें एक्सपीरियंस हमारा होगा उस प्रोडक्ट के लिए वही चीज़ें आपको वीडियो के अंदर बताई जाएंगी। और सेकेंडली, मैं तो खुद सेलर हूँ, मैं तो मेरे पास टोटल 28 ब्रांड हैं जो कि मैं बेचता हूँ, तो भैया प्रमोशन उन प्रोडक्ट्स का जाहिर सी बात है मैं खुद कर रहा हूँ, कंपनी मुझे पैसे दे ना दे, मैं तो सेल कर रहा हूँ ना, तो मैं उनको बेचने के लिए मैं प्रमोशन दे रहा हूँ उनका। और सेलर होने के नाते हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी और आ जाती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का गलत रिव्यू, या फिर गलत से मेरा मतलब है कि जानबूझकर उसे अच्छा बताना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर्स जो रिव्यू कर रहे हैं ना, तो उनका काम जो है ये है कि आपको रिव्यू दे दिया, अभी आप उस प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसके बाद वो अच्छा है या नहीं है उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। बट हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम आती है कि हम किसी भी आइटम का अगर रिव्यू करते हैं ना, तो हमने उसे सेल भी करना है। अब आप में से सारे तो नहीं है, जो भी आप वीडियोस देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, उनमें से कुछ % लोग जो होते हैं वो हमसे परचेज़ करते हैं। अगर मैंने रिव्यू के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई हुई है आपको कि इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है, और आपने वो प्रोडक्ट मुझसे खरीद लिया, और उसके बाद में वीडियो के अंदर बताई गई जो परफॉर्मेंस है वो आपको अगर नहीं मिलती है, तो हमारी जिम्मेवारी वहाँ आ जाती है, क्योंकि आपने परचेज़ भी मुझसे किया है। उसके बाद आप मेरे कमेंट कर सकते हो नेगेटिव्स, या फिर हमारे रिव्यूज़ को ख़राब कर सकते हो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप हमारा नाम जो है ना वो बदनाम भी कर सकते हो। इसलिए हम किसी भी आइटम का झूठा रिव्यू नहीं कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखना, ना देखना, लाइक करना, डिसलाइक करना आपकी मर्जी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर देखिए, कंप्लीटली देखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर अच्छी लगे तो चलो जी बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। वैसे इस टाइप के कमेंट मत दिया करो। तो अगला कमेंट है, बहुत खूबसूरत, लेकिन ये कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे बचता है, इसका डेमो दिखाएं तो अच्छा होगा। ये जो कमेंट है ये हमारे एवर सोलो की वीडियो पर आया है आई थिंक। तो एक्चुअली मेरे को मुझे पता नहीं था कि स्टीमर के बारे में लोग नहीं जानते होंगे। मेरे माइंड में यही था कि नॉर्मली पता होगा लोगों को कि स्टीमर क्या होता है, बट उस वीडियो को डालने के बाद में काफ़ी सारे कमेंट्स हैं मेरे पास में जो आए हैं मुझे कि इसका यूज़ क्या है, इस पर स्पीकर्स कैसे कनेक्ट होंगे, इस टाइप के काफ़ी सारे कॉमेंट्स मिले हैं मुझे। तो इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बना दूंगा जिसके ऊपर मैं स्ट्रीमर को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस तरीके से इसे बताना तो पॉसिबल नहीं है, एक डेडिकेटेड वीडियो इसमें बनानी पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर द कमेंट, एंड बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तो अगला कमेंट देखते हैं। सो ये अगला जो कमेंट है ये भी एवर सोलो की स्ट्रीमर की वीडियो के ऊपर ही है। आखिर कहना क्या चाहते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये जो म्यूज़िक सिस्टम है उसे चलाकर दिखाओ ताकि इसके फ़ायदे क्या हैं समझ में आ सके। भैया वैसे तो देखो मैंने बता ही दिया कि वीडियो बनेगी, बट देखो यहाँ पर मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको उस वीडियो को देख के समझ में नहीं आया ना कि ये क्या चीज़ है, तो उसे चलाकर दिखाने से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है वो। प्ले होने के बाद में मैंने उसमें क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ, उससे क्या चीज़ आपको पता लगेगी। बाकी चलता हुआ ही देखना है ना, तो इंस्टाग्राम पर चले जाओ हमारे, वहाँ पर आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी जिसमें कि उसे हमने चलता हुआ दिखाया हुआ है। तो अगला जो कमेंट है वो है, सर जैसे हम पैसिव बुकशेल्फ स्पीकर्स ले रहे हैं तो सब वूफर भी ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए एम्पलीफायर लेना पड़ेगा पहले या AVR या दोनों? तो सर देखो, आप अगर पैसिव बुकशेल्फ को यूज़ कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एम्पलीफायर तो चाहिए ही चाहिए उसे चलाने के लिए। और अगर आप सराउंड साउंड में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको AVR की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने 2 चैनल ऑडियो प्ले करना है यानी कि स्टीरियो सेटअप बनाना है तो वहाँ पर आपको 2 चैनल का एक एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। और आप अगर उसमें सबवूफर भी ऐड करना चाहते हो तो काफ़ी सारे जो स्टीरियो एम्पलीफायर्स आते हैं उनमें एक्टिव सबवूफर के लिए प्री आउट दिया गया होता है, तो आप उस पर एक्टिव सबवूफर लगा सकते हो। और एक्टिव सबवूफर जो है उसके अंदर इनबिल्ट खुद का एम्पलीफायर दिया गया होता है, इसलिए आपको सबवूफर चलाने के लिए अलग से कोई एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एम्पलीफायर में या फिर आपके
आपके AVR के अंदर जो सब आउट दी गई है वो प्री आउट नहीं दी गई, वो लाइन आउट दी गई है, तब ऐसी कंडीशन में आपको पैसिव सबवूफर लगाना होगा। तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, सर एक वायर वर्सेस वायरलेस ऑडियो रिसीवर पर वीडियो बना दीजिए। तो सर देखो, रिसीवर जो है ना वो सभी वायर्ड ही आते हैं, वायरलेस आपको कोई भी रिसीवर नहीं मिलेगा और ना ही वायरलेस ऑडियो जो है वो कामयाब है। अगर ऐसा होता तो हर कंपनी इसे बना देती, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ही माइनर सा एक सर्किट बनाना होता है जो कि वायरलेसली वर्क करता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। बट वहाँ पर परफॉर्मेंस उस ग्रेड की नहीं मिल पाती है जो कि आपको वायर्ड कनेक्शन से मिलती है। इसीलिए जो अच्छे ब्रांड हैं, डेनन है, मरांट्स है, ऑनक्यो है, कोई भी जो ब्रांड है, इनमें आपको कभी भी वायरलेस म्यूजिक सिस्टम्स नहीं मिलेंगे देखने को। चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है, सर मेरा एक कन्फ्यूज़न है, पहले हम DVD प्लेयर्स में सुनते थे, उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बट अभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग लाइक स्पॉटिफाई और YT म्यूज़िक, बट इसमें उतना अच्छा क्वालिटी आता नहीं है। सो मेरा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अच्छा क्वालिटी आ सकता है कि नहीं। देखो भैया, 99% अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को ही यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास में यहाँ पर CD प्लेयर भी लगा होता है और रिकॉर्ड प्लेयर भी लगा हुआ है, बट हम मोस्टली जो है ना वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो उसे ऑपरेट करना ईजी है, संभालना नहीं पड़ता। आप CDs को कितना संभाल के रखेंगे, हम रिकॉर्ड्स हैं तो उसे बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है, फिर उसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैंने एक ऑडियो CD को प्ले किया, उस ऑडियो CD के अंदर 10 गाने हैं तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 गाने हैं जो कि मुझे सुनने हैं, बट मुझे बार बार CDs को बदलना पड़ेगा इस तरीके से। तो स्ट्रीमिंग जो है आजकल टोटली ऑनलाइन चली गई है और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में आपको CD क्वालिटी ही मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स आजकल आ गए हैं। अगर आप एप्पल म्यूज़िक यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको लॉसलेस का फीचर मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप टाइडल यूज़ करते हो, बट टाइडल डायरेक्टली इंडिया में नहीं है, उसको जुगाड़ से डाउनलोड करना पड़ता है और ऑपरेट करना पड़ता है, तो अगर आप टाइडल का यूज़ करते हो तो MQA फॉर्मेट आपको मिल जाता है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, बट बाकी डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि आपने जो सिस्टम लगाया है वो किस काबिल है। अगर आपका सिस्टम ही इस ग्रेड का नहीं है कि आपको अच्छी क्वालिटी दे सके, तो आप चाहे स्ट्रीमिंग ऑनलाइन करो या जैसे मर्जी करो, उससे कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। सो अगला कमेंट है, थैंक यू गुरुजी, आप एक नॉर्मल DVD प्लेयर और एक हाई एंड CD प्लेयर में कितना फ़र्क है? तो देखो, DVD प्लेयर में और ऑडियो CD प्लेयर में, आप हाई एंड को छोड़ दो अभी एक बार, आप अगर एक DVD प्लेयर यूज़ करते हो और एक प्योर ऑडियो CD प्लेयर को आप यूज़ करते हो ना, तो इसी में क्वालिटी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सुपर ऑडियो CD प्लेयर है तो उसकी क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है। और इनमें जो बेसिक फ़र्क जो आता है कि आप एक DVD प्लेयर यूज़ करते हो या एक नॉर्मल कोई CD प्लेयर यूज़ कर रहे हो, तो उनकी साउंड क्वालिटी के अंदर जो फ़र्क आता है ना, वो आता है उनके जो डैक का सेक्शन है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग कन्वर्ट करने के बाद में वो आउटपुट देते हैं, वो कितना अच्छा बनाया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो हाई एंड CD प्लेयर्स आते हैं ना, उसमें आपको जो डेक सेक्शन दिया गया होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया होता है, जिससे कि डिजिटल ऑडियो को कन्वर्ट कर वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आउटपुट दे देता है और बाकी आपका जो सिस्टम है वो उसको प्ले करता है। अब सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसी क्वालिटी दे सकता है, कितने लायक है वो क्वालिटी को देने में। और इस क्वालिटी को ना जब आप सामने बैठ के सुनोगे ना, आपको तब पता लगेगा। यहाँ से अगर मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर आपको दिखाऊंगा ना कि हाँ भैया ये सुन लो दोनों के अंदर क्या कंपेरिजन आ रहा है, तो वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा नहीं पता लगेगी, क्योंकि रिकॉर्ड करने पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जो बारीकियाँ होती हैं साउंड की, वो एक माइक जो है वो उसको नहीं रिकॉर्ड कर पाता है ढंग से। तो ये फ़र्क आपको तभी पता लगेगा जब आप उसे खुद सुनोगे एक बार। ओके, तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। सो अगला कमेंट है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉल्बी एटमॉस, एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ HDMI केबल रिक्वायर्ड और नॉट, प्लीज एक्सप्लेन। तो यार, जैसा कि आपने देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ डॉल्बी एटमॉस। तो रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपका जो कमरा है वो थोड़ा साइज़ उसका ठीक ठाक सा होना चाहिए। 10 बाय 15 के आसपास का अगर आपका साइज़ है तो वहाँ पर आप 5.1.2 चैनल को लगा सकते हो, यानी कि 2 एटमॉस के स्पीकर्स आप वहाँ पर प्लेसमेंट दे सकते हो अपने छत पर, अपने ओवर द हेड। और बाकी ऐसी रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आजकल तो OTT में आपको डॉल्बी एटमॉस का काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। बाकी HDMI केबल की यहाँ पर बात करते हैं तो HDMI केबल ऐसा कोई स्पेशली मटीरियल नहीं आता जो कि एटमॉस के लिए यूज़ किया जाएगा। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की सर्टिफाइड केबल परचेज कर सकते हो। सिर्फ ध्यान जो आपने रखना है वो रखना है कि आपके जो केबल आप ले
ले रहे हो उसका वर्जन क्या है। तो 4K और डॉल्बी एटमॉस के लिए हम बेसिकली 2.0 वर्जन की केबल्स को यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि आप अगर नई केबल लगा ही रहे हो तो आप 2.1 वर्जन की केबल को इस्तेमाल करो वहाँ पर, क्योंकि ये 8K को भी सपोर्ट करती है। सो एक तरीके से फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी केबल की। अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपग्रेड करते हो 8K में जाते हो अगर, तो आपको केबल नहीं बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए आप 2.1 की केबल अगर लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी डिस्टेंस पे भी फ़र्क डलता है कि आपने जो केबल लेनी है वो कितनी लंबी लेनी है। अप्रॉक्स कुछ 10 मीटर के आसपास तक की केबल अगर आप लेकर जा रहे हो तो वो आप कॉपर के अंदर ले सकते हो। बट 10 मीटर से ऊपर की केबल अगर आपकी जा रही है तो वो आप अगर फाइबर ऑप्टिकल में लेते हो तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको उसका। ओके, तो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, डैक तो पता है लेकिन व्हाट इज़ DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, डैक और DSP में क्या फ़र्क होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग है। डैक के ऊपर तो देखो डेडिकेटेड वीडियो ही बनी हुई है, वो देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी आपने तो लिखा है मुझे पता ही है, तो जिन्हें नहीं पता भैया वो डैक वाली वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। बाकी जो हमारा DSP होता है ना, ये डिजिटल साउंड प्रोसेसर होता है। ये एक तरीके का आप लगा सकते हो कि एक तरीके का इक्वलाइजर है ये, जिसमें कि आप फ्रिक्वेंसीज़ को अप डाउन कर सकते हो। कोई भी फ्रिक्वेंसी पर्टिकुलर बढ़ाना चाहते हो आप, कम करना चाहते हो, जैसा कि हम इक्वलाइजर्स में करते हैं। तो ये जो DSP है ये भी वही चीज़ होती है, सिर्फ डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। और कुछ DSP ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर आपको क्रॉस ओवर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपने स्पीकर्स को कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी देना चाहते हो तो आप उन DSP के थ्रू वो भी दे सकते हो। भाई सब ऊपर में खाली लो भेजना है आपने तो लो सिग्नल भेज सकते हो। स्पीकर्स के अंदर अगर आप चाहते हो कि हाई और मिड जाए तो वो भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। स्टीरियो एम्पलीफायर में एक्टिव सबवूफर कैसे लगाएं। भैया अगर तो आपके सिस्टम के अंदर प्री आउट दिया गया है तो आप नॉर्मली है कोई भी एक्टिव सबवूफर उस पर लगा सकते हो। अगर आपके सिस्टम के अंदर सबवूफर के लिए प्री आउट नहीं दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में आप जो सबवूफर खरीदोगे तो वो सबवूफर आपको लेना है जिसके अंदर आपको लाइन इन का फीचर दिया गया हो। और यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है, आपके पास जो एम्पलीफायर है अगर उसके अंदर स्पीकर A+B का ऑप्शन दिया गया है तब तो आप जो सबवूफर परचेज करोगे वो लाइन इन उसमें होना चाहिए है। आप स्पीकर A पर अपने स्पीकर्स को लगा दो, स्पीकर B की जो वायरिंग है वो आप अपने सबवूफर के लाइन इन में लगा दो। बट अगर आपके पास जो एम्पलीफायर है उसमें स्पीकर A और B नहीं दिया गया है, सिर्फ A दिया गया है या फिर स्पीकर A और B दिया गया है, यानी कि आप एक टाइम पर या B चला सकते हो या फिर A चला सकते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको जो सबवूफर लेना है वो आपने लेना है जिसके अंदर आपको लाइन इन भी मिल जाए और लाइन आउट भी मिल जाए। तो आप अपने एम्पलीफायर से जो स्पीकर्स की केबल्स हैं उन्हें आपने सबवूफर के लाइन इन में डाल दोगे और सबवूफर के लाइन आउट में से वायरिंग को निकाल कर अपने स्पीकर्स के अंदर लगा दोगे, जिससे कि आपका सबवूफर वर्क करना शुरू हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है, प्री एम्प और पावर एम्प में क्या फ़र्क होता है। भैया दोनों चीज़ें डिफरेंट है बिल्कुल ही। ये दोनों चीज़ें एक साथ जब चलती है ना तब ही एक एम्पलीफायर कंप्लीट होता है। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा थोड़ा टाइम के ऊपर जिसके अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा कि किस तरीके से हमारा जो सिग्नल है वो प्रोसेस होता है। प्री एम्प और पावर एम्प के अलावा भी जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उन सभी की डिटेल भी आपको दूंगा, तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिएगा, आपको वो वाली वीडियो मिलेगी और वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी एकदम असली वाली। अगला कमेंट है, सर CVT और इन्वर्टर के बारे में भी बताओ, बेस्ट कौन सा रहेगा ऑडियो सिस्टम के लिए। AC बिल्कुल बैलेंस आए। सर AC बहुत हाई लो हो जाता है और AVR डैमेज हो सकता है। तो यार ये भी बहुत बढ़िया चीज़ आपने भैया बोली है कि फ्लक्चुएशन के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है AVRs के अंदर आती है। ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास ज़्यादा दिक्कत है ऐसी कि आपकी जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी आइटम लगा लेनी चाहिए जिससे कि आपका AVR जो है वो ख़राब ना हो। अब आइटम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर्स आते हैं, जो स्टेबलाइजर्स आते हैं, तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हो। अगर एक अच्छा हाई एंड सिस्टम आपने लगाया हुआ है, आपने 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए अगर खर्चे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप ऑनलाइन UPS का यूज़ करो, वो सबसे ज़्यादा बेटर रहते हैं। बट ये ना काफ़ी ज़्यादा साउंड बंद करते हैं, एक विसल साउंड जैसा होता है, हमिंग जो होती है वो क्रिएट करते हैं ये। तो इसे लगाने के लिए आप जो रूम है आपका, जहाँ पर आपने थिएटर रूम बना रखा है या जहाँ आपका सिस्टम लगा है, उस रूम में मत रखो, इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ रखो कि आवाज़ जो है वो बाहर ही रहे, अंदर ना आए। तो ये जो ऑनलाइन UPS होते हैं ना, ये इनका काम ये होता है कि ये पीछे से आने वाली AC वोल्टेज को
डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और उसे बैटरी के अंदर लोड कर देते हैं। तो उसके बाद में फिर से एक सर्किट दिया गया होता है जो कि डीसी को फिर एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो बैटरी के अंदर जो डीसी वॉट आपने सेव करे होते हैं उसे एसी वॉट के अंदर कन्वर्ट कर कर आउट सेक्शन में भेज देता है और वहां से आप अपने सिस्टम्स में उसे दे देते हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज आपको वहां से आ रही है, मान लो कि 220 की वोल्टेज आ रही है, तो वो 220 की वोल्टेज जो है वो 220 ही रहेगी, वो 219 भी नहीं होगी और वो 221 भी नहीं होगी, क्योंकि पीछे से जो डीसी सप्लाई मिल रही है, डीसी वोल्ट उसे मिल रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहे हैं, उसके अप डाउन नहीं हो रहा। तो जो एसी आपको मिलेगी वो भी एक्यूरेट मिलेगी, बट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, 40-45 हज़ार के आसपास का आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपने सिस्टम पर 2.5-3 लाख रुपए खर्चे हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। अगर आपका सिस्टम ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सस्ता नहीं है, तब तो कोई तुक नहीं बनता देखो इन्हें भी लगाने का। तो ऐसी कंडीशन में आप स्टेबलाइजर्स जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। सर जी, सब ऊपर कैन आई प्लेस ऑन फुल टॉप कॉर्नर और ग्राउंड कॉर्नर और मिडल यूजिंग चेयर, सो ग्राउंड मिडल टॉप। इन भाई का जो मतलब है कमेंट का, आई थिंक वो यही है कि ये पूछ रहे हैं कि हम सब वूफर्स को कहाँ रखें, टॉप मिडल। टॉप मिडल का मतलब तो ऊपर छत पे आ जाता है, और ग्राउंड कॉर्नर मतलब नीचे कॉर्नर पर आ गया, एंड मिडल यूजिंग चेयर जहाँ पर सिटिंग है वहाँ पर करो। तो भैया देखो, सबसे पहले तो जो सब ऊपर है उसको आपने ज़मीन पर रखना है। लो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट वो निकालता है, तो आपने उसे छत पर चढ़ाकर नहीं रखना या कहीं पर माउंट नहीं करना है। आपने बेस जो है आपका, जो सब वूफर है आपका, वो हमेशा ज़मीन पर होना चाहिए। और उसे कहाँ पर रखना है भैया, ये वीडियो के अंदर इतनी डिटेल में बताया है आपको, और आप तब भी ये चीज़ मुझसे पूछ रहे हो कि सब वूफर जो है उसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है कि आपने यहीं रखना है। मैंने कह दिया वो सबवूफर यहाँ रखो तो यहीं रखो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका जो सबवूफर है वो कहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट दे रहा है। उसे थोड़ा सा हिलाना डुलाना, टेढ़ा मेढ़ा करना, जगह बदलना, काफ़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। इवन आप सबवूफर को अगर सिर्फ 6 इंच भी इधर उधर करते हो ना, तो कम से कम 6 dB का फ़र्क आपको मिलता है बेस के अंदर। तो ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है, और डिसाइड कैसे करनी है, ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा है इस वीडियो को देखकर। अगला कमेंट है, भाई जी मेरे वाले में बेस थोड़ी कम लगती मुझे, इसको बढ़ा कैसे सकता हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो ये जो कमेंट है ये बॉस के 321 जो कि एक 2.1 चैनल का ऑडियो म्यूज़िक प्लेयर होता है उसके ऊपर आया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि बास और ट्रबल को एडजस्ट करने का ना फंक्शन दिया नहीं गया होता है, फ्लैट रिस्पॉन्स पे ये काम करता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप बेस को बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो वो आपको मैनुअली करना पड़ता है। अभी जिनको मैंने ये सिस्टम दिया था उन्हें भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि ऐसा करो, उन्हें भी जो बेस है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था, तो उन्हें मैंने बताया था क्या करना है। आपने बेस बढ़ाने के लिए क्या करना है कि आपका जो सबवूफर है वो दीवार के क्लोज लेकर जाओ, तो आपका जो बेस है वो बढ़ेगा। जितना भी आप दीवार के क्लोज जाते हो वो आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पर सही पोजीशन मिल जाती है। और अगर आप बेस को कम करना चाहते हो तो आप उसे पीछे की दीवार और साइड की दीवार से डिस्टेंस को बढ़ा दो, मतलब कि दूर कर दो उसे दीवार से। तो ऐसी कंडीशन में बेस जो है वो कम हो जाती है। और इस सिस्टम के अंदर बेस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको जो बताऊँ, मैंने घर पर जिम में भी इसे लगा रखा है और बहुत ज़्यादा ही बेस है। मतलब इसके अंदर अगर आपको बेस नहीं मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्लेसमेंट है ना वो ठीक नहीं है। तो वो वीडियो जो अभी मैंने पीछे बोली है उसको देखो और उस सेटिंग को फॉलो करो। तो चलो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो अगला कमेंट है, विच ब्रांड मूवी साउंड क्वालिटी इज बेस्ट, Marantz और Denon, प्लीज मेक वीडियो विद साउंड कंपोजिशन। तो यार देखो, पहले ही बात कि Denon और Marantz सिस्टर कंपनीज है, दोनों एक ही ब्रांड है, अलग अलग नाम से अलग अलग डिज़ाइंस के अंदर ये अपने प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। क्वालिटी दोनों के अंदर आपको मिलती है, बट यहाँ पर जो फ़र्क की बात अगर हम करते हैं तो जो Marantz है उसमें आपको पावर आउटपुट थोड़ी कम मिलती है अकॉर्डिंग टू Denon में आपको जो पावर आउटपुट है वो थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है। एंड जो Marantz है ना वो काफ़ी म्यूजिकल है। अब म्यूजिकल से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं कि आपने अगर म्यूज़िक ही सुनना है तब वो अच्छा है। म्यूज़िक जो है वो हर आवाज़ एक म्यूज़िक होती है। आप कोई मूवी देख रहे हो उसमें गोलियां चल रही हैं या कुछ चल रही हैं, तो वो जो साउंड है वो भी तो म्यूज़िक ही है ना। तो Marantz में डिटेलिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलती है आपको अकॉर्डिंग टू Denon, मगर Denon के अंदर आपको पावर आउटपुट ज़्यादा मिल जाती है। अब इन दोनों में से कौन सा लेना है आपने, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके स्पीकर्स हैवी हैं, बड़े स्पीकर्स आप लगा रहे हो, तो वहाँ पर आप Denon का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सैटेलाइट स्पीकर्स को यूज़ कर रहे हो या फिर छोटे स्पीकर्स को यूज़ कर रहे हो तो आप Marantz के AVR को यूज़ करो। बट हाँ, अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है
तो आप मरांस का हायर मॉडल ले सकते हो, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी वॉटेज मिल जाती है। क्योंकि अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं ना, तो डेनॉन जो है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है आपको, एंड मरांस जो है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। तो चलो यार, ये कमेंट्स कुछ सिलेक्ट किए हुए थे हमारी टीम ने, जिसके कि आंसर मुझे करने थे, और होप आपका भी कमेंट इसके अंदर होगा। अगर नहीं भी था तब भी आपको चलो कुछ जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू। सो वही वाली बात आ जाती है भैया, सपोर्ट करो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को भी जरूर दबाओ, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एंड लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिएगा, उसके आंसर भी हम इसी तरीके से करेंगे, या फिर उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती होगी तो हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।